हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और जो है स्पेशली हम लोग क्लास 10th की बात करेंगे और उस बच्चे की बात करेंगे जिनका एग्ज़ाम 2023 में देना है, अर्थात क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं। और इस क्रैश कोर्स में हम लोग बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो इनके किसी प्रकार से मैथ कमज़ोर है या मैथ को उतने ढंग से नहीं पढ़ पाए हैं, या फिर एक रिवीजन के शौक पर आप इसको देख सकते हैं। और चलने से पहले वीडियो को जो है ना लाइक शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, और अपने बच्चों को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर सकते हैं। चलिए ठीक है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम लोग बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग बात करते हैं कि हम लोग दो अक्ष को लेते हैं, एक एक्स अक्ष को लेते हैं और एक वाई अक्ष को लेते हैं। ये हमारा कहलाता है एक्स अक्ष और ये हमारा कहलाता है वाई अक्ष। ठीक है। इसके नीचे जो होता है ये वाई डैश होगा, वाई डैश अक्ष, और ये होगा एक्स डैश अक्ष। ठीक है। ये जो वाई अक्ष है ये हमारा पॉजिटिव होगा और ये भी हमारा पॉजिटिव होगा, और जहाँ जहाँ डैश लगा है ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। जहाँ डैश लगा दिया गया है नेगेटिव हो गया। अब आप देख रहे हैं कि 4 बॉक्स मिल रहा है, एक फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स और एक फोर्थ बॉक्स। ये जो फर्स्ट बॉक्स है इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पाद। क्या बोला जाता है, प्रथम पाद, जिसको इंग्लिश में फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको बोलते हैं द्वितीय पाद। इसको क्या बोलते हैं, द्वितीय पाद। और इसको बोलते हैं हम लोग तृतीय पाद। और ये क्या कहलाएंगे, इसी प्रकार से बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, चतुर्थ पाद। ठीक है। आपको एक सर इसको क्या ज़रूरत है पढ़ने का, जी हाँ ज़रूरत है, क्योंकि इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो अकबकाना नहीं है, पढ़िए। हम आपको जो है प्रतिदिन क्या करेंगे कि एक आपको किसी भी चैप्टर का आपको क्या करेंगे, एक नोट्स दे देंगे, ओवरव्यू दे देंगे कि क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद अगले दिन उससे रिलेटेड टॉपिक से हम आपको क्या कराएंगे, एनसीईआरटी से बेस्ट या फिर जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया है उससे हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन 10-20 करवा देंगे, जिससे आपका क्या हो जाएगा, एक पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। और क्योंकि अभी आपके पास पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी बचा हुआ है तो काम आपका आसान हो जाएगा। तो चलिए, ये प्रथम पाद हो गया, द्वितीय पाद हो गया, ये तृतीय पाद हो गया, अभी चतुर्थ पाद हो गया। प्रथम पाद में जो हमारा होता है ये हमारा क्या होता है, इसमें आप बात करेंगे जैसे ई भी एक्स है, ई भी एक्स है, सॉरी ई एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है। तो एक भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि दोनों पॉजिटिव होगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ सब चल रहे हैं, इसे चलिए क्लोज वाइज, एंटी क्लॉक की क्लोज वाइज एंटी क्लॉक चलना है, यानी यहाँ से ऐसे चलना है। तो भाई देखिए ई प्लस था, ई भी प्लस था, तो यहाँ प्लस प्लस हो गया। अब यहाँ से चल रहे थे प्लस और ये माइनस है, तो क्या होगा, पहले पहले क्या होगा, माइनस और प्लस होगा। क्यों पहले माइनस, क्योंकि पहले एक्स अक्ष को लिखते हैं फिर वाई अक्ष को लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों क्या है, निगेटिव, यानी एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव। यहाँ देखिए इसमें क्या होगा, पहले हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस। क्यों लिखेंगे, एक्स अक्ष वाला ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये प्लस और माइनस होगा। ठीक है। बताइए कोई दिक्कत नहीं सर। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस और ये प्लस माइनस, ये पाद हो गया। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल पूछेगा आपसे कि बताइए -3 और 4 किस पाद में स्थित है, किस पाद में स्थित है। वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से आप इसका आंसर बताइए, किस पाद में स्थित है, किस पाद में स्थित है। तो आप बिल्कुल कहेंगे कि सर -3 और 4, इसका मतलब कि एक्स तो क्या है, माइनस में है, एक्स क्या है, निगेटिव है, और वाई क्या है सर, पॉजिटिव है। ठीक है। तो एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव, मतलब माइनस पहले आना चाहिए और बाद में प्लस आना चाहिए। तो ये कहाँ दिख रहा है, आपको दिख रहा है सेकंड पाद में। तो आप कहेंगे कि सर ये द्वितीय पाद में है। किस स्थिति में है, द्वितीय पाद में स्थित है। बिल्कुल शायद आपको दिख रहा होगा, द्वितीय पाद में स्थित है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात एक एग्जाम्पल और दे दे, जैसे यहाँ हमने एग्जाम्पल दे दिया कि बताइए 3 और -5 किस पाद में स्थित है, किस पाद में स्थित है। जितने भी हमारे बच्चों देख रहे हैं, आप लोग जो है ना इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसका आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो है पढ़ाई पर प्रति माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा, यहीं पर लगे रहेंगे आप। ठीक है।
तो मान पूछ रहा है कि 3 और -5 किस पाद में स्थित है। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे अच्छे आंसर दे रहे हैं। इसका जो होगा सर देखिए 3 और -5 मतलब पहले प्लस उसके बाद माइनस, तो प्लस और माइनस यहाँ देखिए चतुर्थ पाद की बात हो रहा है। किस पाद की हो रही है? चतुर्थ पाद हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? चतुर्थ पाद। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए सर, अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, तो थोड़ा देख लेते हैं। हम लोग को अब पढ़ना क्या है, तो पहले हम लोग को पढ़ना है दूरी सूत्र। क्या पढ़ना है बाबू? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र बोले तो दूरी सूत्र का मतलब हो गया डिस्टेंस फार्मूला। क्या हो गया? डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला देख लीजिए। डिस्टेंस फार्मूला क्या आता है कि मान के चलिए कि दो बिंदु दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है? दो बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु क्या है हमारा? बी है। इस बिंदु का निर्देशांक x1 और इस बिंदु का क्या दिया हुआ है? y1 दिया हुआ है। इसका क्या दिया हुआ है? x2 दिया हुआ है और इसका क्या दिया हुआ है? y2 दिया हुआ है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है इसी को क्या कहा गया है? दूरी सूत्र कहा गया है। यानी अगर हम लोग बात करें कि ए बी बराबर क्या होगा, तो ए बी बराबर कहा जा रहा है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी को हम लोग कहते हैं दूरी सूत्र। क्या कहते हैं बाबू? दूरी सूत्र कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या पूछा जाएगा? बोलेगा कि 3/4 तथा -3 और 4 के बीच दूरी ज्ञात करें। ठीक है, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वीडियो को पॉज करिए, इसका कमेंट में आप जवाब लिखिए। मैं तो सोल्यूशन करूँगा ही, मैं तो सोल्यूशन करूँगा ही, इसका बताएगा ही। देखिए सोल्यूशन क्या होगा बाबू, हमने यहाँ एक ले लिया, ई ए बिंदु हो गया, ए बी बिंदु हो गया। अब बिंदु आप कुछ ले सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी आप ले सकते हैं। हमने ए और बी पकड़ लिया है। ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? 3 और 4। यहाँ क्या दिया हुआ है? -3 और 4। अब आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर कि अगर ए भी हमको निकालना है तो आप फार्मूला जानते हैं x1 माइनस x2। तो x1 क्या होगा? 3 माइनस x2 मतलब -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा? +3 का होल स्क्वायर प्लस y1 मतलब 4 माइनस क्या बाबू? 4 यानी कौन? y2 मतलब ये 4 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पर करेंगे तो देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो सॉरी 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 का स्क्वायर और 4 को 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? घटकर 0 हो जाएगा। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 6 का 36 और इसका तो 0, यानी 36 का अंडर रूट। अब 36 का अंडर रूट तो क्या होगा? 6 होगा। अब कहेंगे सर 36 का अंडर रूट तो वर्गमूल में भी प्लस और माइनस दोनों में आता है, तो प्लस माइनस दोनों में नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप दूरी निकाल रहे हैं और दूरी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव में होता है। चलिए यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं हुआ? नहीं सर, ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बात पूछा जाता है कि मान के चलिए कि 2 या 2 से अधिक बिंदु दे दिया गया है, 2 या 2 से अधिक बिंदु दे दिया गया है। देख लीजिए 2 या 2 से अधिक बिंदु दे दिया है। मान के चलिए ए है, यहाँ बी है और यहाँ पर सी कर देता है। अब पूछेगा कि बताइए ये जो बिंदु है क्या संरेख है? किसकी पूछेगा? संरेख की बात बोलेगा कि 3 या बिंदु दे देगा और बोलेगा क्या ये बिंदु संरेख है या नहीं है। तो बिंदु संरेख है या नहीं है इसको अगर जांच करना है बाबू, तो इसके लिए क्या कहा जाता है कि मान के चलिए कि ए बी सी 3 बिंदु दिया हुआ है, तो इसके लिए आपको करना होगा ए सी प्लस सी बी बराबर ए बी। मतलब क्या कहना जा रहा है? ये जो छोटे छोटे जो दो टुकड़े में बट रहे हैं ए सी और ये सी बी, इन दोनों को जोड़कर अगर बड़ा वाला भाग अगर बन जाएगा तो हम कहेंगे कि संरेख है, और नहीं तो कहेंगे कि संरेख नहीं है। इससे रिलेटेड प्रश्न हम पूछेंगे, आपको देंगे और बताएंगे, तो इस पर आपको टेंशन नहीं लेना है बाबू। अभी तक आप लोग यहाँ तक देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहना है, ताकि हमें जो है इस प्रकार से हिम्मत मिलते रहे और आप लोग का प्यार मिलते रहे, तो हम लोग आगे भी करते रहेंगे। चलिए थोड़ा सा चीज़ हम बता देते बाबू, थोड़ा सा हम लोग छूट गया था। क्या छूट गया था कि देखिए यहाँ पर पूछा जाता है इस जो पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग अगर नाम दे दे ओ, तो इसको पूछा जाता है तो इसका नामकरण कर दिया जाता है मूल बिंदु। क्या कर दिया जाता है बाबू? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है ये क्या होता है? 0 0। 0 0 का मतलब क्या हुआ? एक्स भी 0 और वाई भी 0, एक्स भी 0 और वाई भी 0। देखिए एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं,
जैसे अभी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़े। डिस्टेंस फार्मूला मतलब क्या पढ़े दूरी सूत्र में कि ए और बी के बीच की अगर दूरी निकालना होता है तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहीं पर कभी कभी कह देता है कि मान के चलिए कि ये दे दिया कि बिंदु P दिया हुआ है और 3 और 4 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। मूल बिंदु से ज्ञात करें। मूल बिंदु से ज्ञात करें। अब मूल बिंदु से ज्ञात करना इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि मान के चलिए कि यहाँ पर O होगा, क्योंकि हमने निर्देशांक पे क्या बताया 0 बताया था, O बताया था, यहाँ पर P हो गया। अब O का जो मूल बिंदु है वो तो 0 0 होगा, क्या होगा 0 0 होगा, और P का जो निर्देशांक है वो कितना दिया हुआ है 3 और 4 दिया हुआ है। तो OP की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या लिखेंगे 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। बाबू बताइए करेंगे तो -3 का स्क्वायर और ये प्लस क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि 9 + 16 यानी 16 9 कितना हो गया 25, और 25 का मतलब कितना हो गया 5 हो गया। बहुत सारे आप वीडियो आप लोग देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप वीडियो को इसी प्रकार से लाइक और शेयर करते रहिए। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग को बोलता है मध्य बिंदु निकालने के लिए। क्या बाबू बोलेगा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब मिडिल पॉइंट, पॉइंट बोलेगा, या इसी को कहेगा मिड पॉइंट। क्या कहेगा मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या होता है बाबू समझिए। मान के चलिए कि ए और बी हमारा कोई दो बिंदु है। ए और बी क्या है हमारा दो बिंदु है। तो पूछेगा कि इसका मध्य बिंदु अगर मान के चलिए कि सी है, इसका मध्य बिंदु क्या है सी है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। और इसका तो भाई दिया हुआ रहेगा x1 y1, इसका दिया हुआ रहेगा x2 y2, है ना। तो मध्य बिंदु अगर C का अगर x y अगर है तो इसका जो निर्देशांक होगा वो कितना होगा। तो बाबू कहता है कि x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2 होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। एग्जाम्पल इसलिए देते चल रहे हैं कि ताकि आपको हर प्रश्न क्लियर होता चले, और जो भी हमने फार्मूला लिख के बता रहा हूँ वो फार्मूला भी आपको दिमाग में बैठ जाए। जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पर लिख दिए कि यहाँ हमारा P है और यहाँ हमारा Q है। यहाँ हम मान के चलते हैं कि 3 और 4 है, यहाँ हम मान लेते हैं कि 5 और 6 है। तो कहेगा कि P और Q का मध्य बिंदु ज्ञात करे। क्या करना है बाबू, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, निर्देशांक क्या होगा, इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। तो निर्देशांक क्या होगा बाबू, तो हम मान के चलते हैं कि हमारा मध्य बिंदु क्या हो जाए R ले लीजिए। अब R का निर्देशांक हम मान लेते हैं कि XY है, तो RXY का हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, RXY का हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लोग अभी पढ़े x1 + x2 यानी 3 + 5 बटा 2, फिर क्या है 4 + 6 बटा क्या 2। तो हम लोग यहाँ से अगर बात करेंगे तो 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 बटा 2 और 6 4 जोड़ेंगे तो 10 बटा 2। यानी यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो 4 और 5 मिलेगा। तो हमारा जो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक हो गया वो क्या हो गया 4 और 5 हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है सेक्शनल फार्मूला। इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है बाबू, खंड सूत्र। क्या पढ़ना है, खंड सूत्र। खंड सूत्र का मतलब होता है सेक्शनल फार्मूला। क्या होता है सेक्शनल फार्मूला। तो सेक्शनल फार्मूला का मतलब क्या होता है सर, देखिए सेक्शनल फार्मूला का मतलब होता है कि मान के चलिए ए हमारा ए है, यहाँ हमारा क्या है बी है, और यहाँ पर हमने कोई पॉइंट सी ले लिया। अब कहिए कि सर यहाँ पर भी तो सी लिए थे, तो भैया इस मध्य बिंदु ले लिए थे, लेकिन हमको मान के चलिए कि अगर मध्य बिंदु ना रहे और इस रूप में बोले कि एम और एन अनुपात में सी जो है क्या कर रहा है, इसको काट रहा है, एम और एन अनुपात में काट रहा है, इसी को कहते हैं सेक्शनल फार्मूला या खंड सूत्र। तो हमको अगर सी का निर्देशांक निकालना हो, एक्स वाई निकालना हो, और इसका हमारा x1 y1 तो दिया हुआ रहेगा, इसका x2 और y2 तो दिया हुआ रहेगा। तो अगर हम लोगों को सेक्शनल फार्मूला निकालना है बाबू, सी एक्स वाई का अगर हम लोगों को निकालना होगा तो हम लोग कहेंगे mx1 प्लस nx2 बटा m प्लस n, और दूसरा क्या होगा my1 प्लस ny2 बटा m प्लस n। इस प्रकार से इस सेक्शनल फार्मूला का सूत्र हो गया। आप लोगों से सभी से नम्र निवेदन है मेरे बाबू मेरे बच्चे,
कि आप लोग वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आप लोग जहाँ जहाँ अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ताकि हमको इसी प्रकार की वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेट मिले और हम आपको लिए इसी प्रकार से मेहनत करते रहें। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसके बाद बाबू आता है एक त्रिभुज वाला आता है कि त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, तो वो भी दिखा देते हैं, आपको बता देते हैं। तो चलिए देखिए, चलिए हम मान के चलते हैं कि हमारा एक क्या है बाबू, हमारा एक कोई त्रिभुज है। क्या है? हमारा एक कोई त्रिभुज है। इस त्रिभुज का शीर्ष बिंदु ए है, बी है और सी है। यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं हुआ होगा? बिल्कुल सर। अगर शीर्ष का x1 y1 दिया हुआ है, शीर्ष बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 दिया हुआ है और इसका x3 y3 दिया हुआ है, तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? तो बाबू होगा हाफ। इसके बाद हम लोग x1 कॉमन ले लेते हैं, फिर कहता है कि y2 माइनस y3 प्लस यहाँ x3 कॉमन ले लेंगे, फिर क्या हो जाएगा y3 माइनस यहाँ x2 कॉमन ले लेंगे, y3 माइनस y1 होगा प्लस होगा, फिर यहाँ हम लोग x3 कॉमन ले लेंगे, y1 माइनस y2 होगा और इस प्रकार से काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या त्रिभुज ABC के बिंदु कभी आपस में संरेख होंगे? तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल हो सकते हैं। कब होंगे? इसके लिए कंडीशन देख लीजिए, नोट लिख रहे हैं कि त्रिभुज ABC, या ऐसे कर सकते हैं, त्रिभुज ABC का शीर्ष बिंदु आपस में संरेख होंगे यदि, क्या यदि बाबू? यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल शून्य हो जाए, यानी त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आएगा अगर वो शून्य के बराबर आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ABC का जो निर्देशांक है या उसका शीर्ष बिंदु A, B और C है वो आपस में क्या होंगे? संरेख होंगे। इससे भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको मिलेंगे बोर्ड में और पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, केवल सब्र करके रखना है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और आपको हम बताएंगे। हाँ, अगर आप लोगों को चाहिए कि PDF चाहिए सर, तो PDF भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय विक्रम खत्री, या फिर हमारा व्हाट्सअप नंबर, मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है 9852056446। आप उस पर आप केवल मैसेज कर दीजिएगा हाई का, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा और ग्रुप में आपको हम PDF प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और इसके आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ और पूछता है कि मान के चलिए कि इस त्रिभुज का केंद्रक G है। इस त्रिभुज का केंद्रक क्या है? G है। तो G का निर्देशांक क्या होगा, यानी केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा? केंद्रक G का निर्देशांक क्या होगा? तो केंद्रक G का निर्देशांक जो होता है मेरे बाबू x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 होगा। इस सभी प्रकार के वीडियो के लिए आपका सॉल्यूशन देंगे हम और आपको फुली NCERT एग्जाम ओरिएंटेड आपको हम बात करेंगे। तब तक के लिए बाबू आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। अगर आप लोग नए हैं कोई भी बच्चे तो सब्सक्राइब भी करेंगे। आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।